Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in this lecture. So today we are going to start our new chapter, that is investment multiplier and its working. So our chapter name is investment multiplier and its working. सो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड हाउ इट वर्क्स इन एन इकोनॉमी. ठीक है, तो उससे पहले अब हम ये तो बोल दिया कि हम ये देखेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका एक वर्किंग कैसे होता है, इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है, इसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ क्या रिलेशन होता है. सो ये हम सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस चैप्टर के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं. ओके, सो न्यूमेरिकल जो है वो आमतौर पे आपको 4 मार्क्स के बीच में आता है और वो न्यूमेरिकल बहुत इजी है क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल जो भी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे सारे एक सिंगल पैटर्न फॉलो करते हैं. मतलब सिंगल पैटर्न फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक न्यूमेरिकल कर लिया समझ लीजिए आपने सारे कर लिए क्योंकि सारे न्यूमेरिकल सेम पैटर्न पे हैं. ठीक है, सो जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है. तो वो फॉर्मूला भी ये नहीं है कि आपको याद रखना पड़ेगा जैसे हम आमतौर पे स्टैटिस्टिक्स में करते हैं कि हमें मीन का, मीडियन का, मोड का, कॉरिलेशन का, इन सारे फॉर्मूलाज को हमें लर्न करना पड़ता है. इसमें आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो फॉर्मूला है हम सबसे पहले उस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे. नंबर 2 हम उसको चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो उसी फॉर्मूला पर ही बेस्ड है. तो वो फॉर्मूला कोई नया नहीं होगा जो चैप्टर के बाद जाके एंड में मैं आपको बोलूंगा अच्छा अब आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कर लिया ना, अब क्या करो, अब इसका फॉर्मूला लर्न करो. फॉर्मूला अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला चैप्टर के बीच में ही आएगा और उसी को आपने बाद में जाके न्यूमेरिकल्स के बीच में जो है वो यूज कर लेना है. सो 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसके अंदर आता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके अंदर और सारे न्यूमेरिकल्स हम करके भी देखेंगे सो दैट आपको न्यूमेरिकल्स की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छी तरह से हो जाए. पर मैं हमेशा क्या करता हूं, इस चैप्टर को कराने से पहले मैं इसको एक बार छोड़ देता हूं क्योंकि अगर हमने इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसकी वर्किंग को समझना है पहले इसका बेस समझना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर अगर यहां पर है हमारे सिलेबस के अंदर तो वो क्यों है. सबसे पहले हम उसका लॉजिक क्लियर करेंगे. लॉजिक कैसे कि अगर हम अपने पिछले चैप्टर पे जाएं जहां पे हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच लगा के हमने इक्विलिब्रियम जो है उसको फाइंड आउट किया था. तो यहां पे हमने y एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को ले लिया और x एक्सिस पे सपोज कीजिए कि हमने एग्रीगेट सप्लाई को ले लिया. मैं एक और डायग्राम बना देता हूं जिसमें मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा. वैसे ही जो x एक्सिस होगा वहां पे हम एग्रीगेट सप्लाई को ले लेंगे और जो y एक्सिस है वहां पे हम एग्रीगेट डिमांड को ले लेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनाते हैं जो एज यूजुअल 45 डिग्री पे निकलेगी. पहले 45 डिग्री पे होगी, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा और ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी. सो दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इसके अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी के अंदर ON लोग जो हैं वो काम करने वाले हैं. सो दिस इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल F. ओके, सेम मैं इसमें बनाने वाला हूं. एज यूजुअल एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी, उसके बाद पहले 45 डिग्री पे राइज करेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी. दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ON जो है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का लेवल है और F इज द फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट. ये है. सपोज कीजिए कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड की कर्व है वो है इनिशियली दिस वन AD. वैसे ही इधर भी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट इज AD. ठीक है, दोनों जगह पे ध्यान अगर देखें तो दोनों में एक चीज कॉमन मैं बना रहा हूं कि दोनों में ही मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम शो कर रहा हूं which is according to Keynes. It's a more realistic situation.
सो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ई पॉइंट पे इक्वल है और उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पे ON1 लोगों को काम मिल रहा है, यहाँ पर भी ई पॉइंट पे दोनों इक्वल हैं और यहाँ पर भी N1 लोगों को काम मिल रहा है। सो दोनों डायग्राम के अंदर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, डेफिशिएंट है, कम है जितनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, उससे कम है। सो अब हम क्या करते हैं, अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज हुआ, क्योंकि ये जो AD है दिस इज इक्वल टू C प्लस आई और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू C प्लस आई। अब केन्स कहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या है, ये शिफ्टिंग है। ये नहीं है कि अगर एक बार आपको ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम देखने को मिल गया तो वो हमेशा आपका ई पॉइंट पर ही रहेगा, वो ई से चेंज नहीं हो सकता। केन्स कहते हैं बहुत सारी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर ऐसे आती हैं जब कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और कई बार इन्वेस्टमेंट का लेवल डिक्रीज भी हो जाता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल बाय द गवर्नमेंट। I am again using my words that the investment here means the autonomous level of investment which is made by the government sector. So कई बार जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है और कई बार डिक्रीज भी हो सकती है। कैसे, सपोज कीजिए कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट को अपने बहुत सारे जो पैसे हैं वो नेचुरल क्लाइमेटिस को रिकवर करने में लगाने पड़ेंगे। सो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही थी वहां पे जो उसका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कम हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एपिडेमिक्स आ गए या कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई तो उसके करके गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम भी हो सकती है। और अगर गवर्नमेंट ने चाहा, अगर नॉर्मल कंडीशंस रही तो गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी कर सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम दो डायग्राम इसलिए बना रहे हैं, एक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कराएंगे, एक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कराएंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो डायग्राम है उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कराते हैं बाय दिस मच अमाउंट। सो दिस रेड कलर इज योर न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व, दिस इज योर AD1। AD1 कैसे आई, ये आपकी CI तो थी, इसमें मैंने प्लस कर दिया डेल्टा आई। अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इस E1 पॉइंट पे इक्वल हैं और उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी में N2 लोगों को काम मिल रहा है। यहां पे मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया बाय दिस मच अमाउंट। नाउ दिस AD इज इक्वल टू व्हाट, C प्लस आई ऑलरेडी था, यहां पे मैंने माइनस डेल्टा आई कर दिया। माइनस डेल्टा आई मतलब डेल्टा आई इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट किस में हुआ है, माइनस में हुआ है। नाउ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल एट पॉइंट E1 और उसके अकॉर्डिंगली N2 लोगों को काम मिल रहा है। अब अगर आप दोनों डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको क्या पता लग रहा है, यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इतना सा इंक्रीज किया था, दिस मच अमाउंट, पर मेरी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना इंक्रीज हुआ। जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई वो थोड़ी सी हुई पर इनकम ज्यादा इंक्रीज हुई। यहां पे चेक कीजिए, यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट इतनी कम की तो मेरी इनकम इतनी सारी कम हो गई। मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम की पर मेरी इनकम उससे ज्यादा कम हो गई। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई बोलूं कि इनकम बोलूं एक ही बात है। मतलब जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि जितना चेंज मैं इन्वेस्टमेंट में ला रहा हूं, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा रहा हूं चाहे मैं इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करा रहा हूं, जितना चेंज इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रहा है इनकम में चेंज उतना नहीं आ रहा, मतलब बल्कि उससे ज्यादा चेंज आ रहा है। ज्यादा चेंज कैसे आ रहा है कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, पहले तो ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट और इनकम, यहां पे एग्रीगेट सप्लाई बोलो कि इनकम बोलो सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो चीज कॉमन है वो ये है कि यहां पर दोनों डायग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट और इनकम, रिपीटिंग माय वर्ड्स, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए कि इधर मैंने रेड कलर से इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज किया तो इधर इनकम का लेवल इंक्रीज हो गया। यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट का लेवल डिक्रीज किया तो इनकम का लेवल डिक्रीज हो गया। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इनकम डिक्रीज, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब रिलेशन तो पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो,
रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप डिमांड करोगे। कोई ना कोई जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम इन्वेस्टमेंट को हमेशा एक एक्सपेंडिचर के तौर पे लेके चलते हैं। जब आप एक्सपेंडिचर करोगे आप डिमांड करोगे। जब आप डिमांड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो आप डिमांड जब करोगे तो क्या होगा? जब डिमांड करोगे तो उसके लिए आउटपुट करनी पड़ेगी। आउटपुट करनी पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा तो उसके लिए लोगों को काम देना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को इनकम देनी पड़ेगी। आपने इन्वेस्टमेंट की, उससे डिमांड बढ़ी, बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करने की जरूरत फील हुई, प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को काम देने की जरूरत फील हुई, एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हुआ। उससे एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगा तो जिन लोगों को आप काम देंगे उनको आपको इनकम भी देनी पड़ेगी, तो इनकम का लेवल इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या किया? आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, मतलब आपने एक्सपेंडिचर कम कर दिया, मतलब आपने डिमांड कम कर दी। डिमांड कम की तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी, तो इनकम कम हो जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये तो फाइनल है, पर वो जो पॉजिटिव रिलेशन है वो क्या है? वो प्रोपोर्शनल नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स कि जो पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, दैट रिलेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल। बल्कि क्या होता है? जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में आता है, इनकम में चेंज उससे ज्यादा आता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आए चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में आए। जैसे इधर देखें तो इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होती है, पर इनकम उससे ज्यादा इंक्रीज होती है। यहां पे जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो इनकम डिक्रीज होती है, पर उससे कई टाइम ज्यादा डिक्रीज होती है। मतलब इनकम के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस से कई टाइम ज्यादा आते हैं। अब जितने टाइम ज्यादा आते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक, अब मल्टीप्लायर का मतलब यहां से क्लियर होगा। ठीक है, ये अगर हम इसको ध्यान में रखें, आप इसको अगर कॉपी पे बना के रखें तो बेटर रहेगा, आप वहां से समझ सकते हैं। मैं भी आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको जो मीनिंग क्लियर कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो मल्टीप्लायर का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मल्टीप्लायर क्या चीज है। जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स ने मैथमेटिक्स से लिया है। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से निकला मल्टीप्लायर। सपोज करो कि मेरे पास एक टर्म है 5, मैं क्या करता हूं 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो व्हाट विल द रिजल्ट? अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 15। मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, यहां पे कोई वो किसी भी चीज कितना है 5, जब हम किसी भी चीज को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो मल्टीप्लाई से बना मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या कहता है? वो कहता है इकोनॉमिक्स के अंदर जो वेरिएबल्स हम डिस्कस करते हैं वो वेरिएबल्स ऐसे नहीं होते कि एक वेरिएबल के अंदर आप जितना चेंज लेके आते हैं दूसरे वेरिएबल के अंदर उतना ही चेंज आएगा। जरूरी नहीं जो दूसरे वेरिएबल में चेंज आना है। देखो दो तरह के वेरिएबल हैं, हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होते हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब पहले चेंज आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसके करके चेंज आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में। पर इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये मत सोचिएगा कि जितना चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आया, रिपीटिंग माय वर्ड्स, जितना चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आया ये मत सोचिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल में उतना ही चेंज आएगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज है ड्यू टू अ सर्टेन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी मेनी टाइम्स मोर देन द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जितना चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज है वो उससे कई टाइम ज्यादा आ सकता है। अब जितने टाइम ज्यादा आ सकता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, अब कैसे? जो हमारे
सिलेबस के अंदर है मल्टीप्लायर, वो जो है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये कहता है कि जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में आएगा, नाउ नाम से उसको पकड़ते हैं अभी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वो कहता है इन्वेस्टमेंट क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मतलब सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझते हैं तो पहले तो इन्वेस्टमेंट समझो कि इन्वेस्टमेंट क्या है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इट्स IT इज इक्वल टू KT माइनस 1। अगर मैं यहां पे T की वैल्यू 2021 पुट कर दूं तो यहां पे K, T की वैल्यू मैंने कितनी पुट करी 2021, यहां पे K की वैल्यू 2021 माइनस 1, तो इट इज 2020। सो कैपिटल स्टॉक ऑफ 2021, सपोज कीजिए कि मेरी फैक्ट्री है, उसके अंदर मेरे पास 50 लाख रुपीस का कैपिटल स्टॉक है इन 2021। इन 2020 जो कैपिटल स्टॉक था वो 35 लाख का था। इसका मतलब कि एक साल के अंदर उसमें 15 लाख का चेंज आया एंड दिस चेंज इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, अब कहता है ये जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया कितना 15 लाख का, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा मतलब अगर आपने कैपिटल स्टॉक में चेंज लाया है, मतलब सपोज करो मैं बोलूं कि एक ये मशीन है, एक मशीन जो है सपोज कीजिए को 5 लाख रुपीस की है, 35 लाख की मशीन लगी है, एक मशीन जो है 5 लाख की है। इसका मतलब पहले लगी हुई थी 7 मशीन्स, अभी 50 लाख का कैपिटल स्टॉक है, एक मशीन जो है वो 5 लाख की है, इसका मतलब अभी लगी है 10 मशीन्स। तो इसका मतलब मैं 3 मशीन्स और लेके आया, 3 मशीन्स पे मैंने 15 लाख रुपीस लगा दिए। अब मैं अगर 3 मशीन्स और लेके आया हूं, इसका मतलब मैंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी। अगर एक मशीन 1000 गुड्स प्रोड्यूस करती है तो इट मींस कि 3 मशीन्स इंक्रीज हुई हैं, तो मतलब 3000 गुड्स और प्रोड्यूस होंगी। नाउ इट्स क्लियर टू यू, 3000 गुड्स और प्रोड्यूस होंगी, उसको अगर मैं मार्केट में सेल करूंगा तो क्या होगा, उसको मार्केट में सेल करूंगा तो मुझे इनकम होगी। अगर अगर मुझे उससे इनकम होगी क्या होगा। अब वो इनकम हुई क्यों, इनकम इसलिए हुई कि पहले मैंने 3 मशीन्स और लगाई, उन 3 मशीन से मैंने प्रोडक्शन कराई, प्रोडक्शन करा के मैंने मार्केट में सेल किया, मार्केट में सेल किया तो मुझे इनकम हुई। मतलब जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट करने से मशीन्स आई, मशीन्स आने से प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन करने से सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने से जो इकोनॉमी के अंदर मेरी इनकम बढ़ी, तो मुझे इनकम रिसीव हुई। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मशीन्स लगेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, मुझे इनकम होगी। जब मैंने उन चीजों को प्रोड्यूस किया, कितनी चीजों को 3000 को, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो 3 मशीन्स हैं पर मशीन 1000 गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, मैंने उनको प्रोड्यूस किया, मार्केट में सेल किया तो मुझे इनकम होगी। मतलब मुझे इनकम कब हुई, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की। केन्स कहते हैं कि अब जो इनकम आपको मिलेगी वो उतनी नहीं मिलेगी जितनी की आपने इन्वेस्टमेंट की थी, पर उससे कई टाइम ज्यादा मिलेगी। अब जितने टाइम ज्यादा मिलेगी दैट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कैसे, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि मैं किसी काम में पैसे लगाता हूं, सिंपल भाषा में बोलूं कि मैंने किसी काम में पैसे लगाए, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने किसी काम में पैसे लगाए तो क्या सोच के लगाए, विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट और इनकम। अगर मुझे कोई ये कहे कि आप किसी काम के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, आज आप किसी काम में 1 लाख रुपए लगा दीजिए, आफ्टर 1 ईयर आपको 80,000 के रिटर्न्स मिलेंगे। सोचो, क्या मैं पैसे लगाऊंगा? अगर मुझे लगता है आज मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं और आफ्टर 1 ईयर मुझे 80,000 मिलने वाला है, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा? पर अगर मुझे कोई ये कहे कि ऐसा कीजिए कि आप आज 1 लाख लगा दीजिए, आफ्टर 1 ईयर आप 1 लाख ही ले लीजिएगा, तो मैं कहूंगा 1 लाख रुपीज लगा के आफ्टर 1 ईयर मुझे 1 लाख ही वापिस लेना है, तो फिर मैं लगाऊं क्यों, उससे बेटर उसको अपने घर पे रख लूं। पर अगर मुझे कोई ये कहता है
कि आज आप 1 लाख लगाइए, 1 साल के बाद आपको 2 लाख मिलेंगे, तो मैं कहूंगा हाँ अब पैसे लगाऊंगा। मतलब इन्वेस्टमेंट कब होगी? इन्वेस्टमेंट तब होगी जब क्या होगा, हम जितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं हमें उससे ज्यादा इनकम होगी, तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। कैसे? अगर हम बात करें कि आज सपोज कीजिए कि मैंने किसी काम के अंदर 1 लाख रुपए जो हैं वो क्या कर दिए, वो इन्वेस्ट कर दिए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, मुझे आफ्टर 1 ईयर मुझे 2 लाख रुपए की इनकम हुई। ठीक है, अब सोचो इन्वेस्टमेंट करी थी 1 लाख की, उसके अगेंस्ट मुझे इनकम मिली 2 लाख की। कितने टाइम? 2 टाइम्स। तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 2। अगर मैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं, एज ए रिजल्ट मुझे इनकम मिलती है 4 लाख की, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख मिले कितने? 4 लाख। कितने टाइम ज्यादा मिले? 4 टाइम। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। मतलब केन्स कहते हैं कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, ये मत सोचना आपको इनकम उतनी ही मिलेगी, बल्कि आपको इनकम उससे कई टाइम ज्यादा मिलेगी। वो एक नंबर से मल्टीप्लाई होके मिलेगी। जितने टाइम मल्टीप्लाई होके मिलेगी, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कैसे? पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो मल्टीप्लायर है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं होता। जो हमारे सिलेबस में है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। सबसे पहला जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो हमारे सिलेबस में है, हम जिसको डिस्कस करेंगे। एक होता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, एक होता है उसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, एक होता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। बहुत सारे मल्टीप्लायर्स हैं, ठीक है। आई टेक एग्जांपल ऑफ 1 or 2 बिटवीन इन दिस एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। ये क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय काहन। वो ये कहते हैं क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर ना, अगर आप कुछ लोगों को काम दे देते हैं, ओके, आप कुछ लोगों को काम दे दीजिए, वो लोग क्या करेंगे, वो आगे और बहुत सारे लोगों को काम देंगे। तो जितने लोगों को वो और काम देंगे, वो जितने लोगों को हमने शुरू में काम दिया था उससे कई टाइम मल्टीप्लाई होके काम देंगे। तो जितने टाइम काम देंगे वो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर होगा। जैसे वो कहते हैं शुरू शुरू में आपने क्या किया, सपोज कीजिए आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आपने कुछ लोगों को काम दिया, जिन लोगों को काम दिया उसको उन्होंने नाम दिया प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। सपोज को जो आपने 100 लोगों को काम दे दिया, तो दिस इज ए प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने 100 लोगों को काम दिया, इसका मतलब ये वो लोग थे जो पहले अनएम्प्लॉयड थे, अब आपने इन लोगों को काम दिया। तो क्या होगा, अगर इन 100 पीपल को काम मिलेगा तो इन 100 लोगों को इनकम मिलेगी। अब ये वो 100 लोग हैं जिनको पहले काम नहीं मिला हुआ था, जिनको पहले इनकम नहीं मिल रही थी, अब इनको इनकम मिलनी शुरू हो गई। तो ये 100 लोग क्या करेंगे, अगर इनको इनकम मिलेगी तो ये डिमांड करेंगे। अब इनकी जो डिमांड होगी वो मार्केट के अंदर उसको बोलेंगे न्यू डिमांड, क्योंकि नई डिमांड हो रही है, क्योंकि पहले अनएम्प्लॉयड थे, ये अपने बेसिक्स पे काम कर रहे थे, अभी इनको काम मिलना शुरू हो गया, इनको इनकम होनी शुरू हो गई, तो ये अपने बेसिक लेवल से ऊपर उठेंगे, मतलब अपना जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है उससे ऊपर उठेंगे और डिमांड करेंगे, और जो इनकी डिमांड होगी दैट इज कॉल्ड न्यू डिमांड। तो अब ये नई डिमांड क्रिएट करी, जहां पर इनको काम मिला, इनकम हुई, इन्होंने डिमांड करी, तो मार्केट के अंदर न्यू डिमांड क्रिएट होगी। अब वो जो न्यू डिमांड क्रिएट होगी उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए और लोगों को काम देना पड़ेगा, क्योंकि अब डिमांड क्रिएट हुई है, डिमांड क्रिएट हुई, उसके लिए और लोगों को काम दिया। मान लो कि आपने 100 लोगों को काम और दे दिया, जिसको उसने नाम दिया सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट। तो इसके करके 100 लोगों को काम और मिल गया। अब ये 100 लोग कौन से होंगे, ये भी वो होंगे जिनको काम मिला है, मतलब ये भी पहले अनएम्प्लॉयड होंगे, इनको काम मिला, अब इनको काम मिला तो इनको भी इनकम होगी,
इनको इनकम होगी तो ये भी डिमांड करेंगे, अब ये डिमांड करेंगे तो जो इनकी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए और लोगों को काम देना पड़ेगा। तो मान लो आपने 100 लोगों को काम और दे दिया, फिर ये लोग नए आ गए, अब इनको काम मिला, इनको इनकम हुई, इन्होंने डिमांड करी, उसके लिए और लोगों को काम देना पड़ा, तो मान लो 100 लोगों को काम और मिल गया। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ, 1000 लोगों को काम मिल गया। तो आपने इनिशियली कितने लोगों को काम दिया था, 100 पीपल को, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, 1000 लोगों को काम मिला। तो सोचो कितने टाइम मिला, 10 टाइम्स। तो दिस 10 इज द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो कहान कहते हैं कि आपको अगर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को काम दीजिए, आप थोड़े से लोगों को काम दे दीजिए। वो क्या करेंगे, वो लोगों को जब काम मिलेगा तो जो कब उनको इनकम मिलेगी तो उस इनकम को वो डिमांड में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट के अंदर न्यू डिमांड क्रिएट होगी। उससे क्या होगा, न्यू डिमांड को फुलफिल करने के लिए और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, उसके लिए और लोगों को काम देना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना आपने शुरू में काम दिया था उससे कई टाइम ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। जितने टाइम लोगों को काम मिलेगा दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। अगर हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की बात करें तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ये क्या है। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। दो चीजें होती हैं फॉरेन ट्रेड में। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर गिवन बाय मैककलप, वो कहता है कि अगर आप फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेड में सपोज करो आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपने अपनी इकोनॉमी में क्या करना है, ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी है जो ऐसी गुड्स बना सकें जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली क्या कीजिए, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज लगाइए जो क्या कर सकती हैं, जो चीजों को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो क्या होगा, कहता अब आपकी इकोनॉमी के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज लग गई जो एक्सपोर्ट गुड्स बनाती हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे मतलब आप फॉरेन कंट्रीज को अपनी कंट्री से ज्यादा सामान भेज रहे हैं। जब आप ज्यादा सामान भेजेंगे तो वहां से आपको मिलेगी फॉरेन करेंसी। ठीक है, मान लो हमने अमेरिका को कुछ मटेरियल भेज दिया तो वहां से उसके बदले में हमें अमेरिकन डॉलर मिलेंगे। जो अमेरिकन डॉलर आपको कहता मिले, आप क्या करो, उस पैसे को यूटिलाइज करो किस चीज के लिए, जो फॉरेनर्स हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां से और ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर टेक्नोलॉजी आपके यहां पे इंपोर्ट हो, क्योंकि जो आपको फॉरेन करेंसी मिली, अब उस फॉरेन करेंसी को क्या कीजिए, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करने के लिए यूज कीजिए। टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हो गया आपकी कंट्री में, तो क्या करो, उससे फिर वही गुड्स बनाओ जिससे आप और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, उससे एक्सपोर्ट और बढ़ जाएंगे, उससे फिर आपको फॉरेन इनकम होगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी, उसको फिर से यूज करो किस चीज के लिए, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी, उससे आपके एक्सपोर्ट और बढ़ जाएंगे। तो जितने आपने इनिशियली एक्सपोर्ट बढ़ाए थे, अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा कि उससे आपकी इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपोर्ट होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जितने टाइम ज्यादा बढ़ेंगे वो क्या होगा, वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होगा। कैसे, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। आमतौर पे क्या होता है, हम अपने आम जिंदगी के अंदर, रियलिटी के अंदर ये देखते हैं कि एक सबसे पहले एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो एक छोटी सी शॉप ओपन करता है। फिर क्या करता है, शॉप खोली छोटी सी, थोड़े साल काम किया, थोड़े पैसे कमाए, पैसे कमा के उसी शॉप में लगा दिए, शॉप थोड़ी बड़ी कर ली। ठीक है, तो वैरायटी बढ़ गई उसके पास, तो कस्टमर बढ़ जाएंगे। जब वैरायटी इंक्रीज होगी तो कस्टमर बढ़ेंगे, तो इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो 2-4 साल फिर काम किया, फिर प्रॉफिट अर्न किया, फिर क्या किया, थोड़ी शॉप और बड़ी कर ली। हम आमतौर पे ऐसे देखते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। री इन्वेस्टमेंट मीन्स का मतलब क्या हुआ, देखिए कि कहते हैं जितनी आपने प्रॉफिट कमाना है किसी काम से, आप क्या करो, उसको अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज मत करो, बल्कि उसको री इन्वेस्ट कर दो, दोबारा से इन्वेस्ट कर दो। तो क्या होगा, दोबारा से इन्वेस्ट करोगे तो स्केल और बड़ा हो जाएगा, वैरायटी और बढ़ेगी, कस्टमर और बढ़ेंगे, इनकम और बढ़ेगी, प्रॉफिट और बढ़ेंगे। जितने प्रॉफिट कमाए उसको फिर से लगा दो, उसको फिर से लगा दो, उसको फिर से लगा दो। तो इससे क्या होगा, आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है अर्न कर पाएंगे। सो दिस इज बेस्ड अपॉन दैट री
इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। सो वैसे ही क्रेडिट मल्टीप्लायर भी होता है जो क्रेडिट क्रिएशन में चलता है। जब हम बैंक्स वाला चैप्टर करेंगे तो मैं आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है बहुत डिटेल में कराऊंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जितनी मनी हम बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उससे कई टाइम ज्यादा लोन देने की कैपेसिटी रखता है। जैसे अगर मैं सपोज करूं कि बैंक में अगर मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपए डिपॉजिट करा दिए, ठीक है, और अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है इसकी वैल्यू 10 है, सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू 10 है, तो मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए 1000 रुपए, अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 है, इट मींस कि बैंक 10 टाइम ज्यादा लोन देने की कैपेसिटी रखता है। अब मैंने डिपॉजिट कितने कराए थे 1000, बैंक उससे 10 टाइम ज्यादा लोन दे सकता है, मतलब 10 टाइम्स 1000 का 10 टाइम्स कितना हो गया 10,000। मतलब अगर बैंक में किसी पर्सन ने 1000 रुपए डिपॉजिट करा दिए और अगर क्रेडिट मल्टीप्लाई 10 है तो बैंक उसी 1000 रुपए से 10,000 के लोन दे देगा। कैसे देगा? दिस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ये कैसे होती है ये हम जब बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे मैं आपको तब कराऊंगा। तो जो हमारे सिलेबस में है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसमें पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को दिखाएंगे हम उसको शो करेंगे बाय के। K is the sign of investment multiplier. Why? Because the concept of investment multiplier was given by Keynes in 1936. Okay? केन्स की 1936 की बुक, हम ऑलरेडी बहुत बार उसका नाम ले चुके हैं, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट दिया था बिकॉज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय केन्स एंड देन दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज आल्सो डिनोटेड बाय के। के स्टैंड्स फॉर केन्स। सो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब ध्यान रख लीजिएगा, इसको गलती से भी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई लिख दिया वो बन जाएगा एक्सीलरेटर। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक होता है मल्टीप्लायर जो मैंने यहां पे लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, एक होता है एक्सीलरेटर विच इज शोन बाय अल्फा, वो होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, तो गलती से भी यहां पे ये फॉर्मूला मत पुट कर दीजिएगा। ये एक्सीलरेटर क्या होता है हम इसकी भी बात करेंगे, पहले हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं। सो इसमें क्या होगा डेल्टा आई, आप देख रहे हैं कि डेल्टा आई जो है वो डिनोमिनेटर में है। जो चीजें डिनोमिनेटर में होती हैं वो एज अ बेस काम करती हैं, वो क्या होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चेंज करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट वर्क एज अ बेस, तो अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो उसके करके इनकम चेंज होगी। मतलब जब आप किसी काम में पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होंगी, इनकम की एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। पर केन्स कहता कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे आपकी इनकम उतनी इंक्रीज नहीं होगी, उससे कई टाइम ज्यादा होगी। जैसे सपोज करो कि आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 10 करोड़। ध्यान रखना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, जितनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रही थी आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और कर दी। सो 10 करोड़ इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब आपको बाद में इनकम मिली आपको 30 करोड़ की, तो डेल्टा वाई कितना हुआ 30 करोड़। अब आपने इन्वेस्टमेंट तो 10 करोड़ की चेंज की थी, इनकम आपको मिली 30 करोड़ की, कितने टाइम मिली 3 टाइम, तो 3 इज द वैल्यू ऑफ के और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हमारा मेन पर्पस जो है वो यही समझना है कि जब इकोनॉमी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं, लेट इट बी 10 करोड़, तो इनकम 30 करोड़ कैसे हो जाती है, या 40 करोड़ कैसे हो जाती है, 50 करोड़ कैसे हो जाती है। मतलब हमारा काम यही समझना है कि जब हम इन्वेस्टमेंट को चेंज करेंगे तो इनकम में जो चेंज आता है वो उससे कई टाइम ज्यादा क्यों आता है, ये हमारा लॉजिक रहेगा। हम इसी चीज को समझेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।